आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। द डायपो मोमेंट इज़ द हाईएस्ट फॉर। हमें यहाँ पे देखना है कि डायपो मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ट्रांस टू ब्यूटीन दिया गया है। ट्रांस टू ब्यूटीन बना लीजिए। ये बन गया, ट्रांस टू ब्यूटीन बन गया। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कार्बन sp2 कार्बन होगा और यहाँ पे लगा है sp3 कार्बन लगा है। यहाँ पे देखिए sp2 कार्बन है और यहाँ पर sp3 कार्बन है। ठीक है, हमें यहाँ पे इनका डायपो मोमेंट चेक करना था। डायपो मोमेंट के लिए ये sp3 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा देन sp2, तो यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड होगा +2 माइनस चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पोलर बॉन्ड होगा +2 माइनस इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों पोलर बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ का जो नेट डायपो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखिएगा 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन और थर्ड में दिया गया एसिटोफिनोन और यहाँ पे दिया गया इथेनॉल दिया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो एसिटोफिनोन होता है ये होता है एसिटोफिनोन होता है। ठीक ना, एसिटोफिनोन में क्या होता है, यहाँ पे लगा होता है कार्बोनिल कंपाउंड होता है। ठीक ना, यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड होने की वजह से इसका जो डायपो मोमेंट होता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ही ऑप्शन में डायपो मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, बट जो एसिटोफिनोन है यहाँ पर डायपो मोमेंट इसका मैक्सिमम हो जाएगा ड्यू टू कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से, तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द साइट वेयर अटैक ऑफ H+ आयन, H+ आयन का अटैक कहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन पास होता है, लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाएगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी अब हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो ये वाला पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस कार्बन की वैलेंसी होगी 5 हो जाएगी, यहाँ पे जो पाई बॉन्डेड है ये टूट के ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब H+ जब अटैक करने को आएगा तो H+ वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होगी, तो H+ का अटैक होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें नोबल गैसेस दी गई हैं और उनके यूजेस हमें दिए गए हैं। ठीक है, आइए हीलियम गैस। जो हीलियम गैस होती है इसका जो यूजेस होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट फॉर एमआरआई के लिए होता है। ठीक ना, इसका जो इस्तेमाल होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखना हमें नियॉन का देखना है। जो नियॉन होता है इसका जो यूजेस होता है बोटेनिकल गार्डन में नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है एंड बेकन लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो आर्गन होता है ये एयर सेंसिटिव में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो सही मैचिंग इसकी हो जाएगी फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड और बी का हो जाएगा फोर्थ एंड थर्ड हो जाएगा और सी का हो जाएगा फर्स्ट, तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आपको याद होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड, वो कौन सी एल्कली मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा लिथियम। जो लिथियम होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके अपना लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्साइड बनाएगा। बाकी इन दोनों देख लीजिए, रुबिडियम और पोटेशियम ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और अपना बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और फिर से बनाएगा अपना पर ऑक्साइड बनाते हैं। फर्दर ऑक्सीजन साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा अपना
सुपर ऑक्साइड। क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड की जानकारी मांगी थी, ठीक है। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा लिथियम, जो कि अपना ऑक्साइड बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, हमें यहाँ पे सही आईयूपीएसी का नेमिंग बताना है कि सही आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगी। आइए देखिए, कार्बन, यहाँ पे कार्बन लगा होगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाड़नी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो चैन बनेगी वो आपकी ये प्रिंसिपल चैन बनेगी, ठीक है। कितने कार्बन बनेगी? 1 2 3 4 और 5। हमें यहाँ पर 5 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे RCOCl, ये कहलाता है एसिड क्लोराइड, ये होता है एसिड क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑयल क्लोराइड। तो हमें इसका सही आईयूपीएसी नेमिंग बतानी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड पोजीशन पे आपको एक सबस्टिट्यूएंट मिलेगा और थर्ड पोजीशन पे आपको एक सबस्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो 2,3 हो जाएगा डाइमिथाइल हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल और 5 कार्बनों का एल्केन तो हो जाएगा पेंटेन प्लस सफिक्स ऑयल क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल पेंटानोइल क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एरोमेटिक बिहेवियर, इनमें से कौन सा जो एरोमेटिक बिहेवियर को शो करेगा। यहाँ पे देखिए, एरोमेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए सभी एटम sp2 होने चाहिए। यहाँ पे इन दोनों को देखिए, sp2 है, ये भी sp2 है, बट यहाँ पे sp3 भी है, ठीक ना। sp3 होने के कारण ये एरोमेटिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लीजिए, रिंग में दिए गए सभी एटम sp2 है। ये सल्फर ने कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया है, इसका जो लोन पे होगा वो यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। सल्फर का लोन पे यहाँ पे जब डीलोकलाइज हो जाएगा तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पूरी रिंग है sp2 है। अगर हम इसका देखें एरोमेटिक बिहेवियर देखें तो हक्कर रूल से हम चेक करेंगे 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू आ जाएगा 1। यस, यदि n की वैल्यू 1 आ रही, 0 आ रही तो हमेशा एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए होता क्या है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम। यहाँ पे जो मेटल आयन होती है वो होती है पोटेशियम आयन होता है। जो पोटेशियम आयन होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। किसके साथ? सोडियम के साथ। तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन। फोर्थ आंसर द राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 डिग्री हाइड्रो एटम। आइए, हमें यहाँ पे देखना 1 डिग्री हाइड्रो एटम देखना ओनली। पहला ऑप्शन आपको दिया गया आइसोब्यूटेन दिया गया है, तो यहाँ पे आप आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। आइसोब्यूटेन एक ऐसा कार्बन जिसके 2 हाथों से मिथाइल ग्रुप लगे हों, एक हाथ से हाइड्रोजन लगाओ और एक हाथ से इसका लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, ठीक है। ये बन गया आपका आइसोब्यूटेन बन गया। 4 कार्बनों का एल्केन है आइसोब्यूटेन। और हमें यहाँ पे चेक करना है क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यस, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। बट आप इस वाले कार्बन को देखेंगे, यहाँ पे होगा टर्सरी हाइड्रोजन हो जाएगा। हमें सिर्फ देखना था 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये कहलाता है नियोपेंटेन। 5 कार्बनों का होगा, 1 2 3 4 5, जैसे 5 कार्बनों के हैं। आइए देख लेते हैं।
यहाँ पे भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, इसके पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है और इसके पास भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है, बट आप इस सेंटर वाले कार्बन को देखो, ये सेंटर वाला कार्बन है ये 4 डिग्री कार्बन है, बट 4 डिग्री कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा। इसके पास सब के सब 1 डिग्री हाइड्रो एटम हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। हमें यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का पता लगाना है। देखिए भाई, कार्बोकैटायन NO2 ग्रुप लगा है, ठीक ना, NO2 ग्रुप लगा है। जो NO2 ग्रुप होता है ये -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, अब तीनों ही ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन में कॉन्जुगेशन हो रहा है, तीनों ही ऑप्शन में रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हमें यहाँ पे इन तीनों की कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता लगाना है, बट हम रेजोनेंस की हेल्प से इनकी स्टेबिलिटी का पता नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शन में रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। हम जानते हैं कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो +I के डायरेक्टली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लगे -I इफेक्ट लगा है। जो -I इफेक्ट होता है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा। यहाँ पे देखिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन पे NO2 लगा, उसी कार्बन पे -I इफेक्ट लगा है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो या तो गलत हो गया ऑप्शन। फर्स्ट और थर्ड को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, जब रेजोनेंस होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन का हो जाएगा नुकसान। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, गलत हो गया, सॉरी, क्या होगा यहाँ पे। अब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ पे चला जाएगा तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर डीलोकलाइज होगा तो इस वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज होगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, रेजोनेंस के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे आ गया और यहाँ पे देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज वो इस कार्बन पे आ गया। थर्ड वाले ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आया है, बट इस कार्बन पे -I इफेक्ट लगा है। पॉजिटिव जो जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज उस पर लगा है -I इफेक्ट लगा है, जिसके कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होगी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला फर्स्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ चला गया जहाँ पर -I इफेक्ट लगा था। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे जहाँ पे -I इफेक्ट एक कदम दूरी पे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, the noble gas having ionization energy very close to O2 where whoever first compound was produced। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नोबल गैस हैविंग आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी क्लोज टू O2, जिनन, जो जिनन होती है इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है O2 के काफ़ी करीब होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिनन हो जाएगा। 61, which of the following statement is a false? Ca+2 ion are not important in maintaining the regular beating of the heart। गलत है। Ca2+ ion are important in maintaining the regular beating of the heart। यहाँ पे जो नॉट लिख दिया ये गलत हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मोस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर सीजियम क्लोराइड होती है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड की जो एंथैल्पी होती है मोस्ट नेगेटिव होती है, याद होना चाहिए था आप लोग को।
Which among the following statement are true with respect to electronic displacement to in a covalent bond? आइए हमें यहाँ पे सही स्टेटमेंट का पता लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, आइए पहला दिया गया इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू अ पाई बॉन्ड, गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, ठीक है ना कि पाई बॉन्ड के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। सेकंड देख लेते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, गलत। रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है ये जो ऑपरेट होता है पाई बॉन्ड के द्वारा होता है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए हैं। थर्ड वाला देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है फोर्थ वाला है, रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट थ्रू अ पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही दिया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड और फोर्थ। किस में दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आपको फिनॉल दिया गया है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है। हम जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती फिनॉल से ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे थर्ड और फोर्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट और सेकंड से ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें थर्ड और फोर्थ में चेक करना है कि किसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाए पैरा पोजिशन पे लगाए, पैरा पोजिशन पे प्लस आर इफेक्ट लगाए, प्लस आर इफेक्ट लगाए। आइए पहले बात कर लेते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ये माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट के डायरेक्टली होता है, प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट के इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पे लगा है प्लस आर इफेक्ट लगा है, जिसके कारण इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी कंपेयर टू थर्ड। तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकल के आएगा, थर्ड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा देन फोर। अब चेक कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड में चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे लगा Cl लगा है। जो Cl होता है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी जो स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑर्डर बन के आएगा वो हो जाएगा फिर सेकंड, देन हो जाएगा 1, ठीक है। कोई आंसर मैच कर रहा है? सबसे ज़्यादा होगी थर्ड की, फिर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड होगा, फिर 1। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। When xenon and fluorine are mixed in a 1:5, then fluoride form। आइए यहाँ पर इन्होंने xenon और fluorine को मिक्स किया है, 1:5 में किया है। xenon और fluorine का कंबाइन कर रहे हैं, 1:5 में कर रहे हैं। अगर 1:5 में ये कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन होता है HCF4 का फॉर्मेशन होता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। IUPAC नेमिंग बतानी है दिए गए कंपाउंड की। आइए पहला आप इसकी पहचान कर लीजिए कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, CONH2, ठीक है। यहाँ पे लगा है एसिड एमाइड लगा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे। तो 1 2 3, हमें यहाँ पे 3 कार्बन की चैन मिल गई, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा N,N डाईमिथाइल N,N डाईमिथाइल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें 3 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन मिल रही है, 3 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन मिल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपकी प्रिंसिपल चैन में काउंट नहीं की जा रही है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चैन में काउंट नहीं किया जा रहा तो उसका सफिक्स चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सफिक्स है वो चेंज हो जाएगा, एमाइड से हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। तो देखिए इसका सही आंसर क्या बनेगा, N,N डाईमिथाइल हो जाएगा, N,N डाईमिथाइल।
साइक्लोप्रोपेन और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सामाइड। तो देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, एन कॉमन डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सामाइड। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। Which inert gas diffuse through rubber, glass and plastic? आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। जो हीलियम होता है इसका डिफ्यूजन होता है, हीलियम गैस डिफ्यूज कर जाती है रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है, असल में होता है क्या है कि जो हीलियम गैस होता है इसके जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने के कारण ये बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाती है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। Among the following the least stable resonance structure। ऑप्शन में आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए और क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए इनमें से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तो दूर से दिखाई पड़ रहा है कि पहले ही हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए सेम चार्जेस, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सेम चार्जेस एडजस्टेंट एटम के ऊपर लगे हैं, अगर दोनों सेम चार्जेस आसपास लगे हों तो उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। इन कास्ना कल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्ना कल्नर सेल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कास्ना कल्नर सेल का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम कैथोड बनाते हैं, मर्क्यूरी के बनाते हैं। ठीक है, कैथोड बनाएंगे, मर्क्यूरी के बनाएंगे। तो यहाँ पे होता है क्या है, सोडियम को हो जाता है रिडक्शन हो जाता है। सोडियम 1 मोल सोडियम 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसका हो जाता है रिडक्शन एट अ कैथोड पे हो जाता है। और जो कैथोड होता है वो मर्क्यूरी का बना होता है। तो यहाँ पे सोडियम आके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे और बना देता है अपना एमलगम। ठीक है, हम इसको पानी में ले जाते हैं जहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा सोडियम एमलगम इज अ फॉर्म एट अ मर्क्यूरी कैथोड। थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अच्छा भाई, चेक कर लेते हैं। हमें यहाँ पे IUPAC नेमिंग को बताना है कि किसी गलत होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन की जो चैन बनेगी 3 कार्बनों की चैन बन रही है और जो नंबरिंग होगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में है। तो 1, 2 और 3। अगर इसका IUPAC नेम देखा जाए तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो पोप 1 इन। तो यहाँ पे इसका जो सही IUPAC नेमिंग होगी 3 ब्रोमो पोप 1 इन। क्या दिया गया यहाँ पे 1 ब्रोमो पोप 2 इन, गलत दिया गया। आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका IUPAC नेमिंग गलत दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रोजन एनर्जी इज हाईएस्ट देन द लैटिस एनर्जी। अच्छा भाई, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा राइट आंसर है जहाँ पर हाइड्रोजन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, डाउन द ग्रुप जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ऊपर होगा उसकी हाइड्रोजन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो इसकी हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होगी देन लैटिस एनर्जी। क्वेश्चन 72।
अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है वो इनवर्सली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतना कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हमें यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी का पता लगाना पड़ेगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी हम पता लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहाँ पे देखिए sp2 सिस्टम है, sp2 सिस्टम से लगा है sp3 कार्बन, ठीक है, sp3 कार्बन लगा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए sp2 सिस्टम है और sp2 से लगे हैं sp3 कार्बन लगे, तो यहाँ पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल मिलेंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। जहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपको कितने मिलेंगे, sp2 कार्बन से लगे हैं, यहाँ पे लगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे भी मिलेंगे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल यहाँ पे हमें मिल रहे हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से यहाँ पे sp2 कार्बन से 3 sp3 कार्बन लगे हैं, यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे मिलेगा 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें टोटल मिल रहे हैं 3 दूना 6 2 8, यहाँ पे हमें मिलेंगे 8 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी हो जाएगी सबसे ज़्यादा, देन हो जाएगी फोर्थ की, फिर हो जाएगी सेकंड की, हो जाएगी यहाँ पे 6 हैं, और देन हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी। ये आपका ऑर्डर निकल आया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकल आई। इसका जस्ट कर दीजिए, कर देंगे रिवर्स, तो आंसर आ जाएगा इसका आप कर दीजिए जस्ट इनवर्स, ठीक है। ये अब आपका ऑर्डर निकल आया हाइड्रोजिनेशन का। तो ऑर्डर आ जाएगा, सबसे कम हो जाएगी थर्ड की, देन होगी फोर्थ की, फिर सेकंड की और देन होगी फर्स्ट की। तो आंसर निकल आएगा इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an amphoteric hydroxide? बेरिलियम, जो बेरिलियम होता है ये एम्फोटेरिक मेटल होती है और एम्फोटेरिक मेटल के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेचर होगा वो हो जाएगा एम्फोटेरिक हो जाएगा, जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पेसीज। हमें यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का सही ऑर्डर बताना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पे जो आपको कार्बोकैटायन दिया गया है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो जस्ट ऑक्सीजन के बगल में रखा है। जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऐसे कार्बोकैटायन जिनके बगल में लोन पेयर स्पेसीज हो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो कार्बोकैटायन है ऑप्शन नंबर 3 में प्राइमरी कार्बोकैटायन है और प्राइमरी कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में रखा ऑक्सीजन जिसके पास होंगे लोन पेयर, तो इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी हो जाएगी। अब सेकंड, फर्स्ट और थर्ड में अगर बात की जाए स्टेबिलिटी की तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन है।
तो यहाँ पे इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट वाले की ज़्यादा होगी और सेकंड वाले की उससे कम हो जाएगी। तो ऑर्डर आपका ये बन गया। अब हम चेक करेंगे सेकंड और फोर्थ में चेक करेंगे। सेकंड वाले को आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और फोर्थ वाले में ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, पहले होगा सेकंड और देन फर्स्ट। तो आंसर आ गया 1/3 सेकंड फर्स्ट, 1 हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, ये फोर्थ होगा। तो ऑर्डर निकल आएगा आपका इसका 1 हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फोर्थ वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 75। In the case of alkali metal, the covalent character decreases in the order. हमें यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल। अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो एनायन होंगे इनका साइज इंक्रीज कर रहा, यदि एनायन का साइज इंक्रीज कर रहा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अगर एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज कर जाता है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग का है, मैच द लिस्ट। ठीक है, आइए, ये आपको याद होना चाहिए। बेरियम, जो बेरियम की ओर होती है वो होती विद राइट होती है। बेरियम की जो ओर होगी विद राइट होगी, इसका फॉर्मूला होता है बेरियम कार्बोनेट, विद राइट होती है बेरियम कार्बोनेट। अगला चेक करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ओर होती है डोलोमाइट ओर होती है। मैग्नीशियम डोलोमाइट ओर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट डॉट कैल्शियम कार्बोनेट। फिर बात करते हैं किसकी, पोटेशियम की। पोटेशियम की ओर होती है फेल्डस्पर होती है। पोटेशियम इस ओर के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होगा सोडियम। सोडियम किस ओर में पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है क्रायोलाइट में। Na3AlF6। तो ये हमारी राइट मैचिंग आ गई। तो पहला हो गया फोर्थ, ए का हो जाएगा फोर्थ, कहीं पे दिया गया है, हाँ यहाँ पे दिया गया, और ए का हो गया फोर्थ हो गया, और बी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट दिया गया। ठीक है, फिर सी का हो जाएगा, सी का थर्ड हो जाएगा, सी का थर्ड हो गया, और डी का हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर मैच कर रहा है, ए का फोर्थ हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का थर्ड हो गया, और डी का सेकंड हो गया। हाँ, सेकंड आंसर मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 77। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल पूछा गया है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होता है जिनके अंदर प्रोटॉन की चाहत होती है, जो प्रोटॉन लेवल होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज लेवल होते हैं, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो होता है फोर्थ वाला होता है, मिथाइल ऑक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। In context with a beryllium, which one of the following statement is incorrect? कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आइए। इट इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही दिया गया है। इट फॉर्म बेरिलियम कार्बाइड, यस ये अपना कार्बाइड बनाता है। अगला दिया गया इट सॉर्ट रेली हाइड्रोलिसिस, ये गलत दिया गया है। थर्ड वाला गलत दिया गया है। बेरिलियम सॉल्ट कोवैलेंट इन नेचर, जो बेरिलियम सॉल्ट होता है ये कोवैलेंट इन नेचर का होता है।
और इसका जो डायपो मोमेंट होता है, इसका जो मतलब पोलराइजिंग पावर होती है वो मैक्सिमम होती है बेरिलियम। ये देखिए, ये है बेरिलियम सॉल्ट। जो बेरिलियम सॉल्ट है वो कोवैलेंट नेचर का है। इसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। जब आप इसकी वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाएंगे। जो क्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर चार्ज आ जाता है, पास से पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे भी आएगा पास से पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज आता है, पास से पॉजिटिव आ जाता है चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, नेगेटिव वाले को भेज दीजिए पॉजिटिव वाले के पास और पॉजिटिव वाले को भेज दीजिए नेगेटिव के पास, तो यहाँ बन जाएगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस ट्वाइस HCl होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत दिया गया कि हाइड्रोलिसिस नहीं होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज करता है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका जो नेचर होता है कोवैलेंट नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेमिंग। यहाँ पे हमें सही IUPAC नेमिंग बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कार्बन की लंबी से लंबी चैन छाटेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन चैन निकल रही है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो यहाँ पर जाएगा 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, ये आपका हो गया तीसरा कार्बन हो गया, यहाँ पे 4th कार्बन आ गए, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 कार्बन 5 to 6। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 6 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन मिल रही है। और हमें यहाँ पे देखना है सबस्टिट्यूएंट देखना है, तो थर्ड वाले कार्बन पे लगाए मिथाइल ग्रुप और थर्ड पे ही लगाए Cl ग्रुप लगाए, 4th वाले कार्बन पे लगाए फ्लोरीन और 4th वाले कार्बन पे लगाए एक मिथाइल ग्रुप। तो इसका जो सही IUPAC नेमिंग हो जाएगी 3 क्लोरो। अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो CL पहले आएगा, देन F आएगा, उसके बाद M आएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही IUPAC नेमिंग आएगी वो हो जाएगी 3 क्लोरो। अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फ्लोरो, फिर थर्ड गामा 4 डाई मिथाइल हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल चैन है 6 कार्बनों की है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेक्सेन। तो इसका सही IUPAC नेमिंग होगी 3 क्लोरो 4 फ्लोरो, 3 क्लोरो 4 फ्लोरो, 3 गामा 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए which reaction cannot involve in solvent ammonia process। कौन सी रिएक्शन है जो सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। पहली रिएक्शन दी गई अमोनियम क्लोराइड प्लस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड रिएक्शन आपको दी गई वाटर प्लस अमोनिया प्लस CO2, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। और थर्ड वाली रिएक्शन दी गई कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज होकर CO2 दे रही है। ये तीनों ही रिएक्शन सॉल्वेंट अमोनिया प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आंसर हो जाएगा 4th, ऑल इन्वॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। मोस्ट एसिडिक एमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। आपको ऑप्शन में फिनॉल दिया गया है, तो पहला चेक कर लें। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा -I और -R इफेक्ट के डायरेक्टली होता है, +I और +R के इफेक्ट के इन्वर्सली हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लगा NO2 लगा है, जो NO2 होता है ये -I इफेक्ट शो करता है, -I और -R इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, बट होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन में होने के कारण यहाँ पर चिलेशन होने लगता है, यहाँ पे इनके बीच में चिलेशन होने लगता है, जिसके कारण ऑर्थो की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पैरा से कम हो जाती है। तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मीटा पोजीशन पे NO2 लगा है, अगर मीटा पोजीशन पे NO2 लगा है तो -R इफेक्ट शो नहीं करता है, बल्कि वो -I इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट शो करेगा। अब बात करते हैं पैरा की, बात करते हैं। तो पैरा पे लगा है
NO2 लगाए जो कि माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पे माइनस आई के साथ साथ माइनस आर इफेक्ट भी शो कर रहा है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन 82, विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म इट्स डाइहाइड्रेट सॉल्ट इजिली। अच्छा भाई देखिए, फर्स्ट आंसर होगा लिथियम क्लोराइड। जो लिथियम क्लोराइड होता है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है जो कि एनोमेरस बिहेवियर शो करता है। जो लिथियम क्लोराइड होता है ये डेली क्विसेंट होता है। इसका जो नेचर होता है वो डेली क्विसेंट होता है। ये वातावरण से मॉइस्चर को खींच लेता है और अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा LiCl डॉट ट्वाइस H2 बना लेता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसका। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। यहाँ पे हमें बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। बेसिक नेचर देखिए भाई, यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा एक NO2 ग्रुप लगा है। जो NO2 होता है ये माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट को शो करेगा। जो NO2 है, अच्छा डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हैं तो यहाँ पे जो होगा ये माइनस आर इफेक्ट को शो करेगा। अगर डिफरेंट टाइप के ग्रुप लगे हैं तो आप सिर्फ एक डोमिनेटिंग पावर को देखेंगे, फैक्टर को देखेंगे। यहाँ पे मिथाइल लगा है। जो मिथाइल होता है ये प्लस आर इफेक्ट को शो करेगा। और यहाँ पे लगा CH2 लगा है, ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे लगा है NO2 लगा है जो कि माइनस आर इफेक्ट को शो करेगा। चेक कर लेते अब। बात देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है इज अट्रैक्टिव फॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंटर एटम। सेंटर एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, जो कि प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली होती है, माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट के इन्वर्सली हो जाती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट लगा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। सेकंड वाले की हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी प्लस आर के डायरेक्टली होगी, तो फोर्थ वाले की मैक्सिमम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी फोर्थ वाले की हो जाएगी। अब देखिए फिर उसके बाद आ जाएगी थर्ड वाले की आ जाएगी। अब देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करेंगे कि यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट लगा है और यहाँ पे भी प्लस आर इफेक्ट लगा है, बट इन दोनों के प्लस आर इफेक्ट में इसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा होता है देन CH3 से। तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ वाले की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी देन थर्ड वाले से। फिर ऑर्डर निकल आएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है, बाकी सेकंड और फिफ्थ में माइनस आर इफेक्ट लगे जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो इसके बाद हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब हमें चेक करना है सेकंड और फिफ्थ में, हमें चेक करना है कि किसका होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे लगा है अल्थो मीटा पैरा थो। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लगा है ये मीटा पोजीशन पे लगा है। मीटा पोजीशन मतलब ये माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा बल्कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होने के कारण इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, फिर आ जाएगा फिफ्थ आ जाएगा और सबसे लास्ट में हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा। तो आपको जो सही ऑर्डर बनेगा सबसे ज़्यादा आ रहा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट, देन फिफ्थ और देन सेकंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, कोई मैच कर रहा है, यस फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्लस आर और माइनस आर से चेक करना था।
क्वेश्चन नंबर 84, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, लिथियम आयोडाइड से आंसर हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा आंसर इसका। देखिए कैसे होगा, यहां पे देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में जो एनायन है इनका साइज तो फिक्स है, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है कैटायन का, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है कैटायन का। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। आईयूपीएसी नेमिंग, आइए हम इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताना है। तो सबसे पहले आप कार्बन की लंबी से लंबी चेन छाटेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन की हमें चेन मिलेगी 1 2 5 कार्बन की चेन मिल रही है। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 5 कार्बन की हमें चेन मिल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट। 5 कार्बनों का एल्केन कहलाता है पेंट, पेंटेन, पेंट हो गया। फर्स्ट पे मिल रहा आयन मिल रहा है और थर्ड पे मिल रहा इन मिल रहा है, तो अल्फाबेट की पहले ई आएगा देन वाई आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट 3 इन और 1 आयन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग। अल्फाबेट की पहले ई आता है बाद में वाई आएगा, तो आंसर हो जाएगा पेंट 3 इन 1 आयन, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आइए चूज द करेक्ट ऑर्डर, हमें यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है। फॉलोइंग कंपाउंड क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ 86। आइए क्वेश्चन नंबर 86, चूज द ऑर्डर दैट हैज द फॉलोइंग कंपाउंड करेक्ट अरेंज विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। अच्छा भाई, हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, ठीक है। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन को देखेंगे। जो सेकंड वाला ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही जो एरोमेटिक हैं, तीनों ही कंपाउंड एरोमेटिक हैं, तीनों ही कंपाउंड यहाँ पे एरोमेटिक हैं और तीनों में ही रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तीनों का ही जो कैरेक्टर वो एरोमेटिक है और तीनों ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनकी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी से हम इनका पता नहीं लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसीज के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला लोन पेयर बहुत तेजी में डीलोकलाइज कर जाएगा। जितनी तेजी में डीलोकलाइज करेगा इसका एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब हमें इन दोनों में चेक करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर जाएगा और ये अपना एरोमेटिक बिहेवियर शो करेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कम होती है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन की तुलना में आसानी से डीलोकलाइज कर जाएगा, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर अचीव हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की का यहाँ पे जो एरोमेटिक होगा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इससे। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का इसका जो लोन पेयर है वो आसानी से डीलोकलाइज नहीं करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे तीनों ही एरोमेटिक स्टेबलाइज हैं, तीनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना था कि कौन कितनी जल्दी डीलोकलाइज कर जाएगा। जिसका लोन पेयर जितनी तेजी में डीलोकलाइज करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। आंसर सेकंड हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 87, crude sodium chloride obtained by crystallization of a brine solution does not contain। ब्रांच सॉल्यूशन के क्रिस्टलाइजेशन से हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त होती है। जब ब्रांच सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होती है, जो कि रखती है, यहाँ पे हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी पाया जाता है और कैल्शियम सल्फेट भी पाया जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है डस नॉट कंटेन, तो मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये हमें प्राप्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। टर्शियरी alkyl carbocation is a more stable than methyl carbocation because of a hyperconjugation from their methyl group। yes, पहला ऑप्शन द राइट आंसर होगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है मिथाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप। क्वेश्चन आपसे 89 क्वेश्चन में आपसे मीटा डाइक्टिंग ग्रुप पूछा गया है। ठीक है, जो मीटा डाइक्टिंग ग्रुप होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। जो मीटा डाइक्टिंग ग्रुप होगा वो ट्रांस हाइपर कॉन्जुगेशन होते हैं। आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली। भाई यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 कार्बोनेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन है ये फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट है, फर्स्ट ग्रुप का मेटल कार्बोनेट है। और जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल कार्बोनेट होते हैं इनको हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसका मतलब ये CO2 गैस को नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड और थर्ड वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में सबसे आसानी से CO2 गैस को कौन रिलीज करेगा। जो यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन है ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्साइड में टूट के अलग हो जाते हैं। ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं जिनका कार्बोनेट है। जब आप इनको हीट करेंगे तो ये अपना बनाएंगे ऑक्साइड, ये अपना बनाएंगे ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। अब क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा कि बताइए इनमें से वो कौन सा है जो आसानी से CO2 गैस को रिलीज कर देगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेटा कार्बोनेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैग्नीशियम जो होता है इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट से कम होती है, तो आसानी से CO2 गैस को देता है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91, द आईयूपीएसी नेम। हमें यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग बतानी है। सबसे पहले कार्बन की लंबी लंबी चेन छाटेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी 1 2 3 4 कार्बन की चेन मिल रही है। आइए अब यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले कार्बन मिल रहा, प्रोपाइल मिल रहा है। अब हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी प्रोपाइल होगा। आप इस वाले कार्बन को देखेंगे, इस वाले कार्बन से 2 कार्बन लगे हैं तो ये कहलाता है सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा। तो उसका जो आईयूपीएसी नेमिंग होगी सेकेंडरी प्रोपाइल, यहाँ पे जो सेकेंडरी प्रोपाइल लगा है वो पहले कार्बन से लगा है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, सेकेंडरी प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। थर्ड आंसर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, नेगेटिव चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज। फर्स्ट आंसर होगा, कैसे होगा देख लीजिए। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बना रखा है। अगर किसी स्पेसिस के ऊपर चार्ज है और उसने एक पाई बॉन्ड बना रखा है तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में
नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। बाकी सेकंड ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे इस कार्बन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसका जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगी ये आके यहाँ पे डिलोकलाइज कर जाएगा और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिलोकलाइज करेगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी डिलोकलाइज कर जाएगा। इस प्रकार से सेकंड, थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन हो रहा है, बट फर्स्ट ऑप्शन में शो नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। In formic acid, in formic acid CO bond length are different, but in formate ion the CO bond length are same. This is the best explained by, आइए चेक कर लेते हैं। फॉर्मिक एसिड, पहले यह रहा आपका फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन क्या है कि जो फॉर्मिक एसिड है यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो डिफरेंट आ रही है। क्यों डिफरेंट आ रही है? यहाँ पे आप देखेंगे, आप इन दोनों को चेक कीजिए। यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे इन दोनों को चेक करेंगे, यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ रहा है। एक जगह सिंगल बॉन्ड है तो दूसरी जगह डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बाकी डिफरेंट होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं फॉर्मेट। हमने क्या किया, यहाँ से एक एस्पेस आयन को निकालेंगे तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, जब यहाँ से एक एस्पेस आयन बाहर जाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये जाके यहाँ पे डिलोकलाइज कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर डिलोकलाइज कर जाएगा, तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा। ये बन गया। ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों आपस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। यदि हम इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, यदि हम इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो क्या बनेगा? देखिए, ये स्ट्रक्चर हो गया 1 और ये हो गया 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। कार्बन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ना कोई सिंगल ना कोई डबल, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल डबल और जो चार्ज होगा वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ना कोई सिंगल ना कोई डबल, यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड और जो चार्ज होगा वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जब देखिए फॉर्मेट आयंस में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण अब इन दोनों पे का जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू ऑक्सीजन और कार्बन टू ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ आपस में सेम हो जाएगी। तो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो होता है रेजोनेंस के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। The correct order of solubility in a water: helium, neon, argon, krypton and xenon। हमें यहाँ पे नोबल गैस की सॉल्बिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो नोबल गैस होती हैं ये स्पेरिंगली सोलुबल इन वाटर होती है। मतलब नोबल गैस जो होती है वाटर में स्पेरिंगली सोलुबल होती है, बहुत कम मात्रा में सोलुबल होती हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए जी ना, ठीक है। डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने पे इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज कर जाएगा तो जो पोलराइजेबिलिटी है इंक्रीज करती है। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है तो वाटर सोलबिलिटी भी इंक्रीज कर जाती है।
तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो आंसर हो जाएगा, ये आपका बनेगा सही ऑर्डर। देखिए कोई ऑर्डर मैच कर रहा है इसका, सबसे कम होगी हीलियम की और सबसे ज़्यादा हो जाएगी जिनन की। यस, थर्ड आंसर द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पे देखिए, आईयूपीएससी नेमिंग आपसे पूछी गई है। यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप आपको दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ये आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं। यदि आप इसकी प्रिंसिपल चेन बनाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल चेन बनेगी 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनेगी। बट हमारा ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन के बाहर जा रहा है। ठीक है, जब तीनों ही फंक्शनल ग्रुप आपस में सेम है तो तीनों ही प्रिंसिपल चेन में आने चाहिए या तीनों ही प्रिंसिपल चेन के बाहर जाएं। तो हम यहाँ पे ऐसी चेन छाटेंगे जहाँ पर तीनों फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन के बाहर हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के हमें 4 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन मिल रही है। अब हमें यहाँ पे करनी होगी नंबरिंग। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करने पे आपको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लगातार फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। अगर नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट और थर्ड पे मिलेगा, बल्कि यहाँ से हमें फर्स्ट और सेकंड पे मिल रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, आइए कितने कार्बनों की चेन है? 4 कार्बनों की चेन है। तो यहाँ पे हो गया 4 कार्बनों के एल्केन कहलाएगा ब्यूटेन हो गया। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया ट्राई। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है और प्रिंसिपल चेन में कॉन्ड नहीं किया जा रहा है तो उसका जो सफिक्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो देखिए कोई आंसर मैच कर रहा है, ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड आंसर मैच कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 96। Among the following orbital interaction which represent hyperconjugation interaction। hyperconjugation interaction हमें देखना है। Among the following orbital interaction which represent hyperconjugation interaction। अच्छा भाई, जो hyperconjugation interaction होता है वो सिग्मा और पी के साथ होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिग्मा और पी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये हाइपरकॉन्जुगेशन इंटरेक्शन शो करेगा। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिग्मा और पी के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही सिग्मा पी इंटरेक्शन हो रहा है। और थर्ड वाले चेक कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पी के बीच में हमें इंटरेक्शन देखना था, तो फर्स्ट वाले में देखिए सिग्मा और पी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, सेकंड वाले में देखिए सिग्मा और पी के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड। सिंपली याद होना चाहिए, सेकंड वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड होगा। आगे बढ़िए, प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज with their atomic number। property of alkaline earth metals that increase with their atomic number। सेकेंड ग्रुप में यदि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड इन वाटर। यस, सेकेंड ग्रुप में यदि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज कर जाती है। फर्स्ट आंसर होगा इसका 99। The suspension of select lime in water is known as a lime water, क्योंकि lime milk of lime गलत, थर्ड होगा milk of lime होता है। आइए क्वेश्चन नंबर इन 100। द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4। क्वेश्चन ने आपसे
1 2 3 4 में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं यहीं पे। फर्स्ट वाले देखिए, इस कार्बन को देखिए, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 पाई बॉन्ड है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा। सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 पाई बॉन्ड बनाया, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हो जाएगा। थर्ड वाले को देख लीजिए, थर्ड वाले कार्बन ने 3, इसने बनाए 4, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, देखिए कैसे बनाए हैं, इसे लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 वैलेंसी लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, अभी इसके पास 1 वैलेंसी है, उस समय लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया। अब इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 ब्रोमीन लगा है। तो ये हो गया थर्ड नंबर वाला कार्बन हो गया, और ये हो गया फोर्थ नंबर का कार्बन हो गया। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा। फोर्थ वाले कार्बन को देखो, इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, तो उसका भी हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में हो जाएंगे sp2 और 2 में हो जाएंगे sp3, फर्स्ट सेकंड sp2 एंड थर्ड एंड फोर्थ sp3। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ओके।